आज आपको केवल 25 प्रश्न का ही सही जवाब देना है। नमस्कार साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके अंदर दम है तो आज के क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन में से केवल आप 25 प्रश्न का सही जवाब देकर दिखाओ। प्यारे साथियों, अगर आप आज के क्लास में, चलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में यानी कि थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं, ठीक है। देखिएगा, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ज्योग्राफिक में अच्छे अंक से 2026 के बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है, हम सभी का जो एग्जाम है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। आप सभी को मालूम है, हम सभी का जो 2026 में एग्जाम है ज्योग्राफिक का, वो एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है। डायरेक्ट हम सभी अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को आज की क्लास में ज्योग्राफिक का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें आप सभी को केवल 25 प्रश्न का ही सही जवाब देना है। अगर प्यारे साथियों आप आज के क्लास में केवल 25 प्रश्न का 100% सही जवाब दे दिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक अगर आप आज के क्लास में 25 प्रश्न का सही जवाब दे दिए तो समझ जाइएगा कि आपका ज्योग्राफिक में 80% तैयारी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास में केवल आप सभी को ज्योग्राफिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखाया जाएगा, जो कि आप सभी को एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी मेरे द्वारा बताए गए एक बात को याद रखना, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि जिनमें आप सभी को केवल 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, ठीक है। प्यारे साथियों, अगर आपको 25 क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मालूम हो तो आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि 2026 में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, समय हम सभी के पास बहुत कम है प्यारे साथियों, ठीक है। अगर आप सभी 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दोगे, ठीक है, जितने भी बच्चे 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे, मैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट मैं आप सभी को कब दूंगा, मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों। सबसे पहला प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। अब देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं गारंटी लेता हूं 90% बच्चे को मालूम होगा, 90% बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। लेकिन आगे देखना कितना हार्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बताइए, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। अगर आपको जितने, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम नहीं है तो याद रखेगा, ये क्वेश्चन 90% पूछ भी सकता है 2026 में, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है तो वीडियो को रोक लेना, 5 बार पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद कर लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो आपको सुविधा अच्छा लगे वो कीजिएगा, ठीक है। अगर जितने भी बच्चे को मालूम है वो कमेंट करो, ठीक है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप सभी याद रखना प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 100%। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर को ऑस्ट्रेलिया का भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, आप सभी याद भी रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम सभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और 50 क्वेश्चन में आप सभी को केवल 25 क्वेश्चन का ही, प्यारे साथियों एक सेकंड, 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए तो यानी कि समझ लो 2026 में, मेरा कहने का मतलब क्या है, 2026 में यहाँ से 25 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दोगे तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, लेकिन मैं वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, 2 नंबर में क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बताइए आप सभी। तो मैं तब तक पानी पीता हूं, ठीक है, तब तक आप सभी कमेंट करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला, अब देखो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या होता है, विरल, जहां ठंड अधिक रहती हो, ठीक है, जहां ठंड अधिक रहती हो, जहां बर्फ जमती हो और जहां रहने की सुविधा कम हो प्यारे साथी, उसी को बोलते हैं विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ना, ठीक है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से क्या है, ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। 2026 में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या माना जाएगा मालूम है, ध्रुवीय प्रदेश माना जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मैं हर एक क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ, 100% सही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे आपको बताएंगे पश्चिमी यूरोप होगा, ठीक है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे भी किसी से भी पूछ लेना, निम्नलिखित में से कौन सा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। याद हो गया आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 3 नंबर में, ठीक है। आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है कि 50 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन सही हुआ था कि नहीं, ठीक है। चीटिंग मत कीजिएगा प्यारे साथियों, बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर में, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, येलो,
देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, केवल आपको 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है और आपको गिफ्ट क्या कि यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपको गिफ्ट क्या मिलेगा ये तो मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्रतिकर्ष। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2026 में प्यारे साथियों आप सभी को ऐसा ही क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, यही सब क्वेश्चन और ऐसा ही देखने के लिए भी मिलेगा आप सभी को, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। सबसे पहले आप सभी ये समझो कि प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। देखो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है प्यारे साथियों, कारक दो होता है। प्रतिकर्ष, देखो मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ज्योग्राफिक में बोल रहा हूं। प्रतिकर्ष कारक दो प्रकार का होता है। कारक दो प्रकार का होता है, एक तो प्रतिकर्ष और एक आकर्षक, ठीक है। अब प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक समझो, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसा काम जिनसे मानवों को एक स्थान से दूसरे जगह जाना यानी कि कमाने के लिए, सीधा समझो कमाने के लिए मजबूरन जाना पड़ता है, उसे प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है हम सभी को, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर जल अभाव प्रतिकर्ष कारक है। जल अभाव का मतलब क्या हुआ, यानी कि जहाँ पर हम सभी का नदी के किनारे घर बसा हुआ है, ठीक है, बाढ़ हमेशा आते ही रहता है। और बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी मार देता है लोगों को, महामारियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। प्रतिकर्ष कारक नहीं है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर सी। जबकि ये चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं आकर्षक कारक है। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं यानी कि आकर्षक करता है, ठीक है, मानवों को आकर्षित करता है, तो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 4 नंबर में, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए आपसे भी, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर केंद्रित है। तो मैदानों में है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर केंद्रित है, तो मैदानों में है, ठीक है। मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, ठीक है। 5 नंबर में, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहां पर केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या जो है ना वो कहां पर केंद्रित है, तो आपसे भी याद रखिएगा, नदी घाटियों के उच्च भागों में, ठीक है। 2026 में यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बात को आपसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहां पर केंद्रित है, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में, ठीक है। चलिए 6 नंबर में, केवल आपको 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है, ठीक है। अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपका 80% तैयारी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी अपने दोस्तों को वही बोल देना, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो मैं एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इनका रीजन है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ जो क्वेश्चन पूछने का चांस है, ठीक है। अगर ना पूछे क्वेश्चन तो आपसे भी मेरे को बताना कि सर नहीं पूछा था, ठीक है। तब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को आगे पढ़ाना है या फिर नहीं, ठीक है। देखिए 6 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। निम्नतम 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको एग्जाम में भी, ठीक है। और मार्कशीट को रंगते समय आप सभी को थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है प्यारे साथियों, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप सभी का 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मार्कशीट का जो कॉपी होता है वो हाथ के द्वारा चेक नहीं होता है, कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है, ठीक है। बताइए, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। जितने भी बच्चे बता रहे हो ना सबका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर में, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। ऐसा कौन सा पर्वत है जहां पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, बताइए। तो आपसे भी याद रखिएगा नीलगिरी, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है नीलगिरी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर में, किस नगरीय क्षेत्र में आज सरस्वती पूजा भी आप सभी को मालूम है, ठीक है। आज 23 तारीख है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। किस नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र, जैसे ही नगरीय क्षेत्र सुनोगे, नगरीय क्षेत्र, यहाँ देखो मैं पेन का कलर दूसरा लेता हूँ, ठीक है। पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूँ, आप सभी को समझाने में आसानी होगा। नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र प्यारे साथियों मुंबई, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई होगा, याद रखिएगा। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई होगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, अभी समय नहीं है कि आप सभी को मैं क्वेश्चन को समझाऊं, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको समझाना पड़ेगा तो मैं उनको समझा देता हूं। चलिए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, जहां पर यानी कि बाढ़ हमेशा आते रहता है उसी को बोलते हैं ना जल अभाव वाले क्षेत्रों में, तो परिकीर्ण बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अब परिकीर्ण बस्तियां क्या होता है ये तो आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है। आप सभी के मन में क्वेश्चन भी होगा कि सर परिकीर्ण, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। परिकीर्ण संख्या, देखो प्यारे साथियों परिकीर्ण क्या होता है। परिकीर्ण बस्तियां, जैसे मान लो आप सभी को, जैसे हम सभी के गांव घर में घर सटे सटे हुए देखने के लिए आपको मिलते हैं, एक घर यहाँ तो एक घर उसके बस जस्ट बगल में थोड़ा सा बीच में गली होता है आने जाने के लिए। लेकिन परिकीर्ण बस्तियां में आपको क्या मिलेगा, एगो यहाँ पर घर बनल है ना, एगो देखो यहाँ देखो मैं आप सभी को एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एगो यहाँ पर घर बना हुआ है तो यहाँ आपको डायरेक्ट ½ किलोमीटर, ठीक है, डायरेक्ट आपको ½ किलोमीटर दूर देखने के लिए घर मिलेगा।
वही होता है परिकीर्ण बस्तियां, ठीक है। यानी कि ये मतलब हटा हटा के घर बना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जल हवा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो परिकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। याद हो गया। 10 नंबर, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। अब खरीफ फसल क्या होता है ये देख लो, देख लो आपसे भी। खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल के अंतर्गत प्यारे साथियों धान आता है जिसे हम सभी चावल बोलते हैं, मक्का जिसे हम सभी मकई बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन और भी ढेर सारा एग्जांपल है। मैंने आप सभी को समझाने के लिए इतना रखा था एग्जांपल, ठीक है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, इस क्वेश्चन का करने का मतलब है खरीफ फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, बताइए। तो जून से लेकर के सितंबर के बीच, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आपसे भी याद रखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर बता रहा हूं, ठीक है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, जून से लेकर के सितंबर के बीच है। 11 नंबर में, ब्राजील के कॉफी बागान, बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 101% ये क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा, ठीक है। फेजेंडस भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो आपसे भी टिक मार दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो फेजेंडा, सबका सही है, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर में, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, बताइए आप सभी। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि है प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब रोपण कृषि क्या होता है ये तो आप सभी को मालूम है प्यारे साथियों, ठीक है। 13 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो कॉफी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, लेकिन रबर भी रोपण फसल, लेकिन गेहूं जो है ना, पहले हम इनको बीज बोते हैं, फिर उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, उसको वृक्ष निकालते हैं, फिर उनका बुआई करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, ठीक है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आपको जिस क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि गिफ्ट आपको वहीं पर पता चलेगा कि गिफ्ट कैसे मिल सकता है हम सभी को, ठीक है। और गिफ्ट आपको इंस्टाग्राम से डायरेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी को गिफ्ट क्या मिलने वाला है, ठीक है। जिनका भी 50 क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन 100%, अगर कोई भी बच्चा ईमानदारी पूर्वक बता दिया कि मेरा सर 25 क्वेश्चन सही हुआ था, 25 से ऊपर भी होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 24 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे का 25 से ऊपर मार्क्स आएगा उनको मैं 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया पे करूंगा ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। अगर आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा तो आप सभी इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करके आप सभी SMS कर देना, ठीक है। आप सभी SMS कर देना, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ प्यारे साथियों, 50 रुपया पे कर दिया जाएगा एक, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है, ठीक है। ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आप सभी का कमेंट पढ़ पाऊं, है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं एक रोपण फसल नहीं है, ठीक है। चौथा, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो आप सभी याद रखिएगा संचार कहलाता है, ठीक है, दूर संचार, ऑप्शन नंबर सी। संदेशों का आदान प्रदान एक संचार है। 15, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, बताइए किस मार्ग का, ऐसा कौन सा मार्ग है, मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ये तो बच्चे को मालूम है। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो बताइए ऐसा कौन सा मार्ग है। तो 15 का सही आंसर, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका सही आंसर है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। चलिए 16 नंबर में, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही खास, ठीक है। 102% ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर में, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आता है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आता है, चॉकलेट, बिस्कुट, क्रीम, ये सभी किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। अब उपभोक्ता उद्योग क्या होता है, ये तो मन में आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। मेरे को पानी पीने दो, मैं आपसे को बताता हूँ, तब तक आपसे भी सोचो कि उपभोक्ता उद्योग क्या हो सकता है, और वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए, उपभोक्ता का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है, देखो उपभोक्ता का मतलब होता है, जैसे हम सभी गांव घर में रहते हैं, गांव घर या फिर शहर हो या फिर गांव घर हो, ठीक है, नगरीय बस्ती हो या फिर ग्रामीण बस्ती हो, ठीक है। जो हम सभी को डेली रोजाना उपयोग होने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चीनी, चाय पत्ती, ये सभी तेल वेल, जितना भी चीजें, चावल तावल, उसी को बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। और यही क्वेश्चन है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो डेली खाया जाता है, आप सभी को मालूम भी होगा। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है 17 का, ठीक है। मालूम आप सभी को पहले से नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर में, ब्राह्यश्रोतीकरण, ठीक है, बताइए ब्राह्यश्रोतीकरण सहायक है, तो आप सभी याद रखिएगा, बताइए अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए। अब से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, देखो दक्षता सुधारने में, कीमतें घटाने में, विकसित देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। 19 नंबर में, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है, पूरे पृथ्वी का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है, तो आप सभी याद रखिएगा। शायद इनसे पिछले वाले वीडियो में भी, यानी कि मैंने जो इनसे पीछे
ज्योग्राफी का वीडियो बनाया था, उनमें भी ये क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है। तो आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाता हूं जो क्वेश्चन 101% चांसों की पूछा जा सकता है, 1001% चांस की आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम आपको सिर्फ पढ़ाना, लेकिन देखो मेरा काम है आपको सिर्फ पढ़ाना, एग्जाम में आपको लिखना खुद पड़ेगा। ठीक है, आपके बदले कोई टीचर लिखने के लिए नहीं जा सकता है। ठीक है, भले आप विकलांग है तो आपके बदले कोई जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस का। 20 नंबर में पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, इनसे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पनामा नहर जो है ना, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पनामा नहर। एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, जब तक याद नहीं होगा तब तक। जैसे एक आपसे भी एक डायलॉग सुने होंगे, किसी फिल्म का एक डायलॉग है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक वैसा ही आपसे भी डायलॉग अपना लो, जब तक हमसे भी कोई याद नहीं होगा तब तक हमसे भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। 21 नंबर में विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसे हम सभी शॉर्ट में WTO के नाम से जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन, जेनेवा। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। 22 निम्नलिखित में कौन एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? बताइए। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए 23 नंबर में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार, प्रथम मतलब क्या हुआ? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बताइए, बताइए प्यारे साथियों, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1872 में। ठीक है, आप सभी अच्छे से एक एक करके क्वेश्चन को देख लो, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा मुंह दुख गया इस बात को बोलते बोलते। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, 24 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? चैनल को सब्सक्राइब तो 100% कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं आता, ठीक है, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूंगा जिनसे आप सभी का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 2 दिन लगता है वीडियो तैयार करने में, तो इसका रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, और एक सबसे खास बात प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, कल में, ठीक है, कल हो सकता है कि नहीं, कल तो 24 तारीख है, यानी कि सरस्वती पूजा का दूसरा दिन है, विसर्जन है सरस्वती माता का। ठीक है, कल वीडियो आएगा कि नहीं ये मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का मैं आपको 5 या फिर 10 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा हिस्ट्री का। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, उससे बहुत सारे बच्चे का हिस्ट्री सब्जेक्ट होता ही होता है। ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं आपको हिस्ट्री का ऐसा टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनको देख लेने से आपका 100% 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको 2026 में देखने के लिए मिल जाएंगे। 9 फरवरी को हिस्ट्री का एग्जाम कब है? 9 फरवरी को है। ठीक है, इसलिए अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे अंक से पास होना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, तो कल वाले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है 24 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? कमेंट कर दो आपसे भी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या होता है? जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना, बताइए। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय भारत में कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने %? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। ठीक है, 74.004%, ऑप्शन नंबर, सीधा समझो ना 74%। ठीक है, 74%, आपसे भी एनालाइज कर लेना, सोच लो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा आपसे भी मुंबई है। 26 मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो आपसे भी याद रखिएगा विशाल नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, विशाल नगर। 27 खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे उपयुक्त है? खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे उपयुक्त है? पर्वत, पठार, मैदान या फिर मरुस्थल? तो मैदान प्यारे साथियों। ठीक है, मैदानी भागों में क्या होता है? खेती करने में आसानी होती है, सिंचाई करने में आसानी होती है। ठीक है, सब कुछ करने में आसानी होती है। ठीक है, खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे उपयुक्त है, सबसे महत्वपूर्ण है? तो मैदान है। ठीक है, यानी कि सबसे सरल कौन सा है? तो मैदान है। 28 निम्नलिखित में कौन एक नदी तट पर स्थित नगर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नदी तट पर स्थित नगर नहीं है? ये जो 4 नगर है ना, पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता, इनमें कौन एक नदी के तट पर नहीं है? ठीक है, बताइए आप सभी। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। पटना जो है गंगा नदी के तट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पटना गंगा नदी के तट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लो, कोई पूछ भी सकता है। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। लेकिन भोपाल, ठीक है, देखो भोपाल झीलों के लिए प्रसिद्ध है, यह किसी प्रमुख नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है। ठीक है, यह किसी, यानी कि कोलकाता जो है किसी प्रमुख नगर तट पर स्थित नहीं है।
तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मत समझिएगा, सी होगा भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है झीलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आपसे भी। निम्नलिखित में कौन नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो भोपाल, ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 29, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंदरी, ठीक है। ये मत समझिएगा कि आप सभी कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित नहीं है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मैंने आप सभी को क्यों नहीं बताया, ये मैंने आप सभी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनका जवाब आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, सीधी सी बात है। 29, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंदरी, तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, अबरक उद्योग के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 30 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना कोयला के लिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जी, डी, झारखंड होगा, ठीक है। 31, अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है, ठीक है। 32, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में है। अभी तक में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, अभी तक हम सभी 32 क्वेश्चन को देख चुके हैं, 32 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट कर दो, ठीक है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बताइए, तो 32 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। 33, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है, बताइए, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है, बताइए। मैग्नेटाइट, ये तो एक लोहा का प्रकार है, इनसे लोहा बनता है। हेमेटाइट, ये भी एक लोहा का प्रकार का है। लिमोनाइट, एंथ्रासाइट, यार ये तो कोयला का नाम है, ठीक है, एंथ्रासाइट एक कोयला का प्रकार है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है, तो एंथ्रासाइट एक बिटुमिनस कोयला है, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सभी कोयला के प्रकार है। 34, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1000, ठीक है, 1001% मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन पूछवे करेगा, तो पूछवे करेगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है कि नहीं, 1960 के दशक में, ठीक है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर 35 का, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है, इस क्वेश्चन का करने का मतलब है भारत की सबसे, हम सभी भारत के रहने वाले हैं और बिहार राज्य के हैं, तो जाहिर सी बात है हम सभी का भारत का ही क्वेश्चन पूछेगा ना। निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो लंबी नदी का नाम जैसे सुनोगे तो गंगा नदी, और सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी, कितना सिंपल है यार। 37, हीराकुंड परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, महानदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 38, बोकारो इस्पात केंद्र किस प्रकार का क्षेत्र है, बोकारो इस्पात केंद्र किस प्रकार का क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या फिर संयुक्त क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। 38 का सही जवाब प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 39, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां पर है, भारत का, हमारे प्यारे भारत देश के, इंडिया के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां पर है, कहां पर मिलेगा, जामनगर में मिलेगा, ठीक है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जामनगर, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 40, पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का मुख्यालय कहां पर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, 40 नंबर में जो है ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। 41, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलवाद पतन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलवाद पतन है, तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर में तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है, तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है, बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए आप सभी। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखते जाइए आप सभी, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम है प्यारे साथियों 50 क्वेश्चन में, तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट करना इंपॉर्टेंट आपको बनता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या होता है, ध्वनि मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ध्वनि मापने के लिए हम डेसिबल का, या फिर ओम का, या फिर एम्पियर का, या फिर जूल में, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ध्वनि मापने के लिए हम किनका उपयोग करते हैं, डेसिबल का या फिर एम्पियर का, तो डेसिबल का होगा, ठीक है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल का होगा प्यारे साथियों। 45, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो 45 का सीधा आंसर है पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 46, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है NH44, ठीक है, NH47 मत समझिएगा, ठीक है, NH44 याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजमार्ग ऑप्शन नंबर डी, NH44 याद रखिएगा आप सभी। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको 2 क्वेश्चन मिल सकता है, भारत का सबसे लंबा जल मार्ग या फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद करना पड़ेगा,
46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? ये तो मैं 2000, ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं 2002% गारंटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन पूछबे करेगा। योजना आयोग को, यानी कि मैं अभी तक मैं जितना भी 2026 के लिए ज्योग्राफी का वीडियो बनाया हूँ, सभी वीडियो में ये क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग को बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। योजना आयोग को तोड़ फोड़ करके नीति आयोग को रखा गया है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि नहीं। 49, फूलों की कृषि कहलाती है तो मिश्रित कृषि, ट्रांसफॉर्मिंग या फिर फ्लोरिकल्चर या फिर फैक्ट्री फार्मिंग, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती कहलाती है तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। 50, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आप सभी 50 नंबर का क्वेश्चन देख लिए कि नहीं। ओपेक का संबंध किससे है? अब बताओ आप सभी 50 क्वेश्चन में आपका क्या 25 क्वेश्चन प्यारे साथियों सही हुआ, ठीक है। आपका 50 क्वेश्चन में मैं पेन का कलर ना कौन सा कलर कर लूं, ब्लू कर लेता हूं, ठीक है। प्यारे साथियों क्या आपका 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। अगर हुआ है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको एसएमएस करना है कि सर मेरा 50 में 25 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन सही हुआ है, तो आपको 100% प्यारे साथियों 50 रुपया जो है पे ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप सभी अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। एकदम 100% सिक्योर रहेगा, आपका नंबर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। और ये 50 नंबर का क्वेश्चन जो है ओपेक का संबंध किससे है, तो मैं आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर ओपेक का संबंध पेट्रोलियम निर्यात से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर 50 का। ओपेक का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम निर्यात से है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आपको बताना तो बनता है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। आज सरस्वती पूजा का फर्स्ट दिन है, इसलिए आपको मेरा कहने का मतलब है आपकी सरस्वती माता आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करे, ठीक है। और कल वाले वीडियो को आप सभी इंतजार जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल जो हिस्ट्री का वीडियो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर आपको इंतजार है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर जल्दी उन पर वीडियो बना दीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।